हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मानिया चैनल। वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी बीएसओ एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का जो तापमान होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है, इसलिए इसे परम शून्य ताप कहते हैं। और केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन से हम लोग दर्शाते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर दोनों का पाठ्यांक बराबर होता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। बात करते हैं ह्यूमन टेम्परेचर का, तो ये 36.9 डिग्री होता है, या फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 98.6 यानी 98.6 डिग्री होगा। जबकि केल्विन में बात करते हैं तो ये 310 केल्विन होता है। याद रखेंगे इस बात को, ह्यूमन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 36.9 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन पैमानों के बीच एक संबंध होता है, जिससे आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या र्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9 = R/4 = K - 273.15 / 5। इसे आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, फॉर्मूला में C/5 = F - 32/9 = R/4। C मतलब सेल्सियस हो जाएगा, F मतलब फ़ारेनहाइट हो जाएगा और R मतलब र्यूमर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हेतु निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ये सही है। अगला है, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी ही चाहिए, और सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान होता है ये क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। और बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है और उसका चाल कम हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन यानी डेंस माध्यम से विरल माध्यम में रेयर मीडियम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाते हैं और इसका गति घट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये दाब होता है। तापमान समान होने पर ध्वनि में गैस में ध्वनि का जो चाल होता है इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। घनत्व ज़्यादा होने पर ध्वनि की चाल कम होती है। और आर्द्रता के बारे में सोचते हैं तो आर्द्रता का जो प्रभाव होता है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो सोलर फर्नेस होता है उसमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग और जगह भी होता है, जैसे टर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, सेविंग का जो मिरर होता है उसमें करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, और एक डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती है? अवरोही मतलब घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग क्रम में। तो यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा गामा हो जाएगा, फिर बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। गामा किरणें की वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, और आयनन क्षमता की बात करते हैं तो गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। साथ ही बात करते हैं अल्फा किरणों की, तो इसकी वेदन क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की वेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है? तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और साथ ही ये गुरुत्वीय मान जी पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे, जो लोलक का आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है और जी के मान पर भी निर्भर करता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, T = 2 पाई
रूट अंडर एल बाई जी। याद रखेंगे जो एल होता है इसमें ये लोलक का लंबाई होता है, जी तो जानते ही हैं गुरुत्वीयमान होता है, और टी जो होता है आवर्तकाल होता है। तो इसलिए देखेंगे जो द्रव्यमान एम है, आवर्तकाल जो होता है ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। यदि झूलने वाले व्यक्ति के बराबर में कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, क्या होगा? जब किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर और उसके फोकस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी और हमेशा बड़ा होगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। याद रखेंगे जो उत्तल लेंस होता है अगर उसमें किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा F2 पे बनेगा, फोकस 2 पे बनेगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक और बहुत छोटा एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन किरचॉफ के नियम से संबंधित है। किरचॉफ का नियम के अनुसार जो अच्छा उष्मा अवशोषक होता है वही अच्छा उष्मा उत्सर्जक भी होता है, और इस नियम के मुताबिक किसी भी तापमान पर किसी पिंड का अवशोषण गुणांक उसके उत्सर्जन गुणांक के बराबर होता है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले कई बर्तन किरचॉफ के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे थर्मस के बाहरी एवं भीतरी दोनों सतह को चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि सफेद एवं चमकदार सतह उष्मा की खराब अवशोषक होती है, अतः वह खराब उत्सर्जक भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप उष्मा की हानि कम होती है। साथ ही जो चाय के प्याले की सतह भी चमकदार एवं सफेद इसी कारण से बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण है? तो व्हेल एवं मानव के अग्रपाद की अस्थियां ये अपसारी विकास के कारण है, उदाहरण है। कुछ जीवों के अंग समान होते हैं परंतु उनके क्रियाकलाप अलग अलग होने के कारण उनका जो आकार होता है वो अलग होता है, और विकास की इस प्रक्रिया को अपसारी विकास कहते हैं। और ये जो संरचनाएं होती है इनकी ये समजातीय कहलाती है। जैसे व्हेल होता है और मानव के अग्रपाद की हड्डियां होती है। कुछ जीवों के अंग समान कार्य करते हैं परंतु उनका विकास अलग अलग पूर्वज से हुआ है, और इस प्रक्रिया को अभिसारी कहते हैं। और ये संरचनाएं समरूप कहलाती है। जैसे तितली, पक्षी, मक्खी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं ये अभिसारी होते हैं, लेकिन व्हेल और मानव के जो अग्रपाद की हड्डियां होती है ये अपसारी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसका लक्षण होता है स्कर्वी रोग का मसूड़ों से खून आना, घाव का ठीक से नहीं भरना इत्यादि। साथ ही बात करेंगे विटामिन सी के स्रोत जो होते हैं खट्टे रसदार फल होते हैं, जैसे आंवला, अंगूर, संतरा, टमाटर इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर की चिकनी पेशियों प्रकार करता है तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने में मदद भी करता है, और यह शक्तिशाली संकुचन को उत्तेजित करता है जो गर्भाशय को पतला करने और खोलने में मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये झिल्ली से बनी नलिकाओं एवं थैलीनुमा संरचनाओं एवं का एक जटिल तंत्र होता है जो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला रहता है, और राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो जो रफ होता है इसके सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदरा दिखाई देता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। लेकिन जो चिकना होता है तो इसके सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चिकना दिखाई देता है, और यह वसा और लिपिड का संश्लेषण का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। देखते हैं, नो कैप लिखा हुआ है तो नो कैप होता है ये पटेला से संबंधित हो जाएगा। कॉलर बोन होता है क्लेविकल होता है, और कंधे की जो हड्डी अस्थिया होती है उसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं, और जो ब्रेस्ट बोन होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। तो याद रखेंगे
जो नी कैप होता है, जो घुटने का जो कैप होता है उसे बोलते हैं पटेला, और जो कॉलर बोन होता है यानी कंधे के पास जो होता है कॉलर बोन उसको बोलते हैं क्लेविकल, और कंधे की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्कैपुला, और ब्रेस्ट बोन जो होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है और यह कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन ऐसी कोशिका है? इसमें लाल उदाहरण हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी की बात करते हैं तो परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा इनकी आकृति उभयावतल होती है और इनका निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है यह 120 दिन होता है। और स्प्लीन को अगर आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इसका विनाश यहीं पे होता है। और जो आरबीसी होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लवण युक्त होता है और उसी के कारण आरबीसी लाल दिखाई देता है। और यही वर्णक O2 एवं CO2 से जुड़कर इसका परिवहन करता है। बात करते हैं आरबीसी के व्यास का, तो ये होता है 7 से 8 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, प्लॉमान जीन यानी जंपिंग जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन ये बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्का के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते हुए देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व जो होते हैं एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। और आनुवंशिकता की खोज की बात करते हैं तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था और इन्हें आधुनिक आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो जो रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसके इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं हम लोग ट्यूमर के इलाज में। और होता है सोडियम 24, सोडियम 24 का उपयोग हम लोग करते हैं रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। और एक फास्फोरस 32 होता है, तो फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो खनिज युक्त जल होता है उसमें बिना मिट्टी के जो पौधे उगते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और एक एरोपोनिक होता है, एरोपोनिक का मतलब होता है हवा या नमी युक्त वातावरण में मृदा के बिना पौधे का संवर्धन। हर्पेटोलॉजी होता है, हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। और एक होता है पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी का अध्ययन मतलब होता है मृदा का अध्ययन यानी मिट्टी का अध्ययन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऋग्वेद में जिस 10 राजाओं के युद्ध का, दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है ये पौरुषणी नदी के तट पर हुआ था और ये 7वें मंडल में दिया हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख किया गया है और यह युद्ध पौरुषणी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। ये हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास जीत गया था। और ऋग्वेद के 3रे मंडल की बात करते हैं तो इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इस वेद में यानी ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने दानानंद को हराकर एक मौर्य वंश का नींव रखा था। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनिमय अधिनियम 1829 लाया गया था? तो ये बेंटिक के काल में लाया गया था। विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल में सती विनिमय अधिनियम लाया था और इस अधिनियम के धारा 17 के तहत विधवाओं को सती होने के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था और यह अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए थे। और बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से ही 1830 में
ठगी प्रथा को समाप्त किया था। याद रखेंगे, बेंटिक ने ही कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना की गई थी? तो जब टीपू सुल्तान मर गया तो मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना की गई थी। वोडियार वंश के कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुआ था पहाड़िया विद्रोह, ये हुआ था 1772 से लेकर के 82 तक। उसके बाद हुआ था बेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में। उसके बाद हुआ था कोल विद्रोह 1831 से लेकर के 1832 तक। और उसके बाद हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 1856 तक। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से लेकर 82 तक। उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। उसके बाद कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह 1831 से लेकर के 32 तक। और उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। जब 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई, जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई। और यह घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लोथियल समिति की सिफारिश पर की गई थी। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा अंबेडकर बीच पुनः समझौता हुआ, जिसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त किया गया तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। जो पुनः पैक्ट हुआ था उसमें दलितों व्यवस्थापिक सभा में 147 सीटों पर आरक्षण दिया गया, जबकि सांप्रदायिक निर्णय में 71 सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय को किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा महासचिव दीवान चमन लाल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया गया था तथा महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए थे। तो 29 अगस्त 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था और अप्रैल 1934 में पूरी तरह से सविनय अवज्ञा को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व ग्रहण संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना। जो दीवान ए मुस्तखराज विभाग था उसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह के लिए किया गया था। और एक था दीवान रियासत। तो दीवान रियासत जो थी इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जिसके तहत यह बाजार के मानदंडों को नियंत्रित करता था। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था यह 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दास विभाग हेतु दीवाने बंदगान का नामक विभाग का स्थापना किया गया था। तो याद रखेंगे, जो दीवाने बंदगान है इस विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा दास विभाग हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना ये चंद बरदाई द्वारा की गई थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज के राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी किया करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 28, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आयनन विनिमय का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता जल में क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम के घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। और जो आयनन विनिमय विधि होता है उसको जियोलाइट प्रक्रिया कहा जाता है। आयनन विनिमय विधि होता है, इसमें रेजिन का उपयोग करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 29। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं। विरंजक चूर्ण शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, यह रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यह भी बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विष संक्रमित करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। विरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होता है ये पीले रंग का पाउडर होता है और इसका फार्मूला CaOCl2 होता है, जो जल में घुल जाता है और इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, यानी ज़्यादा गंध आती है। क्लोरीन गैस जो क्लोर क्षारीय प्रक्रिया का एक उपोत्पाद है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए सूखे बूझे चूने के साथ अक्रिया करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 30। निम्न में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो ये मेथनॉल होता है, जिसे वुड अल्कोहल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल को कास्ट अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है और इसका रासायनिक फार्मूला CH3OH होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है। मेथनॉल का जो गुण होता है, इसमें सबसे सरल अल्कोहल होता है और यह इथेनॉल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है? तो इसमें सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बोरेक्स का सही संगठन है। बोरेक्स का रासायनिक यौगिक होता है, यह रासायनिक यौगिक है और इसका सूत्र जो होता है Na2B4O7 × 10H2 होता है। याद रखेंगे, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2। अगला क्वेश्चन है 32। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो जो टेफ्लॉन होता है, ये टेट्रा फ्लोरोएथीन का एक बहुलक होता है। टेट्रा फ्लोरोएथीन का एक बहुलक टेफ्लॉन होता है। जो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है, PTFE, इसी को टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है और यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन होता है। यह मानव निर्मित बहुलक है और इसका प्रयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है? ये हो जाएगा, पहले सोडियम हो जाएगा, फिर लिथियम हो जाएगा, फिर बेरिलियम हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा जो होगा ये सोडियम का परमाणु त्रिज्या होता है, उसके बाद उससे छोटा लिथियम का होता है, उससे छोटा बेरिलियम का होता है, फिर सबसे छोटा ऑक्सीजन का होता है। जो परमाणु त्रिज्या किसी निश्चित रासायनिक तत्व के परमाणु के आकार की माप होती है और परमाणु त्रिज्या नाभिक के केंद्र से परिबद्ध इलेक्ट्रॉन की सीमा तक की माप भी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुरूपता के रूप में जाना जाता है। जब किसी पदार्थ के एक से ज़्यादा ठोस रूपांतरण में अस्तित्व का होना बहुरूपता कहलाता है और जो बहुरूपता होता है किसी यौगिक की दो या ज़्यादा क्रिस्टल संरचनाओं को भी कहते हैं। ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में रूपांतरण को गलन कहते हैं और ठोस अवस्था से सीधे गैस में रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो जो एल्कीन होता है इसका हाइड्रोजनीकरण निकल की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पेरू में। जो 15 से 16 नवंबर 2024 के बीच एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन ये पेरू में किया गया था और यह तीसरा अवसर था जब पेरू ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पहले पेरू ने साल 2008 में और साल 2016 में एपेक का आयोजन हुआ था। और एपेक की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1989 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है श्रीनगर को। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है और श्रीनगर भारत का चौथा ऐसा शहर है जिसे मान्यता मिली है। इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम
और मैसूर को भी इसका दर्जा प्राप्त हो चुका है। श्रीनगर साल 2021 को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत शिल्प और लोक कलाओं के लिए रचनात्मक शहर के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 38। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में जो शिला टनल है उसका उद्घाटन किया और ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग रणनीतिक लिहाज से काफ़ी आम है और ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग से असम के तेजपुर को जोड़ने वाली सड़क मार्ग पर बनाई गई है और इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति ने 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो ये $10 लाख योगदान देने की घोषणा की है। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक जुलाई 2024 में नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आयोजित की गई थी और यह पहला अवसर था जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की थी और इस बैठक के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इस बैठक के दौरान ही नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $10 लाख के अनुदान की घोषणा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या ये मध्य प्रदेश में है जो 3907 है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है और सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश वाला है और तेंदुओं के उच्च घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर 2024 तक 203 गीगावाट हो गई और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में चौथा स्थान है तथा पवन ऊर्जा क्षमता में भी भारत का चौथा ही स्थान है। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान 5वां है। 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो भारत 159वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की गणना फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 2024 में भारत का रैंकिंग 180 देशों में से 159 रहा और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वहीं बात करते हैं 2023 में भारत का स्कोर 36.62 था जो साल 2024 में घटकर 31.28 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया है? तो हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसरो ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह में देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया है और यह मिशन स्पेस में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर ही स्पेस जैसी कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पूरा माहौल अंतरिक्ष जैसा ही विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस यानी कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये लुई पास्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो लुई पास्चर थे एक फ्रांसीसी रसायन के वैज्ञानिक थे और सूक्ष्म जीव विज्ञानी भी थे। इन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था और वर्ष 2024 में रेबीज दिवस का थीम था रेबीज सीमाओं को तोड़ना। याद रखेंगे 2024 में रेबीज दिवस का थीम था रेबीज सीमाओं को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है,
नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये एल श्रुति है। चेन्नई की एल श्रुति ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत के ही कीरत पंडाल को हराकर अपने करियर की पहली बार महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। और पंकज अडवाणी ने लगातार 7वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है और यह उनका 28वां विश्व खिताब था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये असम में किया गया है। असम में पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और यह आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया और 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में वर्ष 2023 में भारत का स्थान 40वां था। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात विश्व के सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 48, भारत में विदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नागास्त्र वन जो भारत में अपनी तरह का पहला मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है जो सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना लॉन्च पैड, प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठियों पर सटीक निशाना लगाने के लिए बनाया गया है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और यह 2 मीटर की सटीकता के साथ GPS सक्षम सटीक हिट करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। बात करते हैं इंद्राणी मुखर्जी की, तो इनका बुक है अनब्रोकन, याद रखना है। इंद्राणी मुखर्जी का बुक है अनब्रोकन, रस्किन बॉन्ड का बुक है हाउ टू बी हैप्पी। और भी कुछ बुक है, द ग्रेट डिवाइड ये क्रिस्टीना हेनरिक्वेज का है और एक दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी का बुक है द बुक ऑफ कंपेशन और एक सेन वाटसन का बुक है द विनर्स माइंडसेट और एक बुक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस 2024 की थीम प्लानेट एंड प्लास्टिक थी। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम प्लानेट बेस प्लास्टिक थी और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था उसका थीम था माई हेल्थ माई राइट और याद रखना है विश्व जल दिवस का थीम था लेवरिंग वाटर फॉर पीस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन होता है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित जो कार्बन होता है उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। यह मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास का मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन को एकत्रित और संग्रहित करते हैं जिसे अक्सर ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा केरल, यानी सबसे अधिक साक्षर हो जाएगा केरल जो कि 94% है। उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, ये 91.3% है और उसके बाद हो जाएगा गोवा जो 88.7% है। फिर त्रिपुरा हो जाएगा 87.2% और इससे कम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश रहता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षर केरल हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा और फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, और हाँ एक और बात याद रखेंगे, जब पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता दर परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा जो कि 91.8% है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है। तो जो वैलाडीला है, वैलाडीला
ये खदान जो है कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है क्योंझर। क्योंझर है उड़ीसा में, कि जो क्योंझर है यहाँ पे लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट चूना पत्थर, सोना, पायरोफिलाइट और क्रोमाइट इत्यादि पाए जाते हैं। उसके बाद है बालाघाट। तो बालाघाट में तांबे की खानें पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारे बालाघाट का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और बचा कुद्रेमुख, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कुद्रेमुख जो खदानें हैं ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। तो याद रखना है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद क्योंझर की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है, और बालाघाट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है, और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें कीटनाशक हो जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। जो डीडीटी होता है, डीडीटी प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग और कीटनाशक, ये पारा, शीशा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम के डिब्बे, सिंथेटिक फाइबर, कांच के वस्तुएं और लोहे के उत्पाद और चांदी की पन्नी जैसे धातु की वस्तुएं गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के रूप में आते हैं। तो हमारा आंसर कीटनाशक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कृषि पद्धति का सही क्रम हो जाएगा पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया था, और यह 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वॉली, स्मैश एवं सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉली, स्मैश एवं सर्विस शब्द जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। साथ ही देखेंगे बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से संबंधित है कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट और ड्यूस। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? देखते हैं, करारोपण, सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनिमय, यानी सभी हो जाएगा जिसे धन विधेयक में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश को जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 में रीट जारी करने का अधिकार होता है, और परमादेश जो होता है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है ताकि उनसे कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य से जारी किया जा सकता है, और परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में सही नहीं है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाला जो चक्रवात होता है उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और ये जो होता है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू फोर्ट स्केल किसका मापक है? तो जो ब्लू फोर्ट स्केल होता है ये पवन वेग को मापता है। एक होता है साइक्रोमीटर, तो साइक्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, और एक हिमपात होता है, इससे स्नो गेज मापा जाता है, और एक होता है वायु वेग मापी, ये पवन की दिशा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो यह है अटलांटिक महासागर का। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे समुद्र तल के बीच तीव्र ढलान वाला संक्रमण क्षेत्र होता है,
और अटलांटिक महासागर में अन्य सागरों की तुलना में सबसे बड़ा महाद्वीपीय ढलान क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पे समुद्री तल तेजी से गहरे महासागरीय बेसिन में गिरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये हमारे मूल कर्तव्य में किया है। भारत के संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के क के तहत वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 51 1 के 3 के अंतर्गत भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे का कार्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान के भाग में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जो सिंगरेनी है ये खनन केंद्र है और किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। सिंगरेनी खनन क्षेत्र तेलंगाना में है। ईब नदी घाटी है तो ये उड़ीसा में है। ईब नदी घाटी उड़ीसा में है और जो कर्णपुरा है ये झारखंड में है और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, सिंगरेनी खनन क्षेत्र तेलंगाना में है, ईब नदी घाटी उड़ीसा में है, कर्णपुरा झारखंड में है और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है इसे विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट किसका कायांत्रित रूप है? तो जो क्वार्टजाइट होता है ये बलुआ पत्थर का कायांत्रित रूप होता है। कुछ कायांत्रित रूप होते हैं, जैसे देखते हैं जो अवसादी चट्टान होता है सपिंड, तो ये सपिंड शिस्ट इसका कायांत्रित रूप तो होता है। जो बलुआ पत्थर होता है इसके कायांत्रित रूप को क्वार्टजाइट कहते हैं और सेल के कायांत्रित रूप को स्लेट कहते हैं और चूना पत्थर के कायांत्रित रूप को संगमरमर कहते हैं और जो लिग्नाइट कोयला होता है उसका कायांत्रित रूप एंथ्रेसाइट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से गुट निरपेक्ष पंचशील का सिद्धांत नहीं है। अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था और इस समझौता में 5 बिंदु थे, जिसमें था एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और एक देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की नीति का पालन करेगा और आपसी सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देगा और 5वां था देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। तो इसमें गुट निरपेक्ष शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य है? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज्यादा आरक्षित सीटों वाला राज्य है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीटें आरक्षित है। बात करते हैं किसी अन्य राज्य में, तो साथ ही झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 5 है, साथ ही उड़ीसा में 5 है, असम में 2 है, जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4 सीटें आरक्षित हैं। वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सीटें सामान्य वर्ग, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो ये थे तेज बहादुर सप्रू। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955 में प्रस्तुत की थी और इस आयोग के 3 सदस्य थे। न्यायमूर्ति फजल अली जो अध्यक्ष थे और हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर थे। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद है मैन बुकर पुरस्कार, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और ग्रैमी पुरस्कार है ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। और एमी अवार्ड जो होता है ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, मैन बुकर साहित्य के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में और एमी अवार्ड टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी देश ओपेक का अंग नहीं है? तो इसमें वेनेजुएला ओपेक का अंग नहीं है। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना
सितंबर 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में वियना में है। और वेनेजुएला जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना अपने सदस्यों की पेट्रोलियम रणनीतियों के समन्वय और उन्हें तकनीकी और आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ही दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या रहेगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुना हो जाता है तो उसका वास्तविक आय चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो जो हिंदू वृद्धि दर होता है वो इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। हिंदू वृद्धि दर एक शब्द है जिसका उपयोग लंबे समय तक भारत की आर्थिक विकास की कम दर का वर्णन करने के लिए किया जाता है और इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1978 में दिवंगत अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा ने उदारीकरण से पहले के युग में आर्थिक विकास की दर का उल्लेख करने के लिए किया था और प्रोफेसर राजकृष्णा ने इसे समाजवादी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि में समझाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो इसमें विपणन जो होता है ये तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन, परिवहन, होटल संचार, ये पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण इत्यादि किया जाता है। कृषि और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र से, जबकि विनिर्माण जो क्षेत्र होता है यानी उद्योग वाला, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं।